देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। अभिषेक कुमार की नामांकन वापसी लेने पर सियासत गरमाई। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, अभिषेक कुमार ने पारिवारिक कारणों से उम्मीदवारी वापस ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे गया। विधायकों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया उद्घाटन। राजद कार्यालय में महागठबंधन की अहम बैठक। कांग्रेस ने भाजपा को लिया आड़े हाथों। बिहार की राजनीति में इन दिनों बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस चुनावी रण क्षेत्र में समीकरणों के बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा बदलाव करते हुए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बांकीपुर के चुनावी दंगल में अब नीरज कुमार सिन्हा पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। दरअसल पहले इस सीट से अभिषेक कुमार को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य पारिवारिक कारणों के चलते उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का निर्णय लिया। अभिषेक कुमार के हटने के बाद खाली हुई इस जगह को भरने के लिए भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा पर भरोसा जताया है। इस बदलाव के साथ ही अब बांकीपुर में मुकाबला और अधिक रोचक हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम और पार्टी की आगामी रणनीति पर बात करते हुए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता जीवेश मिश्रा ने बड़ा दावा किया है। जीवेश मिश्रा का कहना है कि पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखते ही बनता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उम्मीदवार बदलने से संगठन की कार्य प्रणाली या मनोबल पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ा है, बल्कि कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ जमीन पर उतर चुके हैं। जीवेश मिश्रा के अनुसार यह चुनाव केवल एक सीट जीतने का विषय नहीं है, बल्कि यह जनता के साथ पार्टी के गहरे जुड़ाव की परीक्षा है। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता और आम जनता का अटूट समर्थन इस उपचुनाव में कमल खिलाने का काम करेगा। पार्टी का दावा है कि विपक्षी दलों के मुकाबले भाजपा का संगठनात्मक ढांचा बांकीपुर में बेहद सक्रिय है और जीत का मार्ग प्रशस्त है। अब देखना यह होगा कि नीरज कुमार सिन्हा के नाम की घोषणा के बाद बांकीपुर का चुनावी पारा और कितना ऊपर चढ़ता है। फिलहाल भाजपा ने अपने खेमे को पूरी तरह से चुनावी मोड़ में डाल दिया है और पार्टी नेता जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर पूर्व मंत्री और भाजपा नेता जीवेश मिश्रा का क्या कुछ कहना है। हमारे अभिषेक बंटी जी ने पारिवारिक कारणों से अपनी उम्मीदवारी वापस ली, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को अपना कैंडिडेट बनाया है। इसका उत्साह नए सिरे से आप जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए। हमारे कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, जो मंडल स्तर का कार्यकर्ता है, वो काफ़ी ऊर्जा और प्राणपन से इस चुनाव में लगे हुए हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं जिम्मेदारी के साथ आप सभी लोगों के चैनल पर कि प्रचंड बहुमत के साथ हम अपनी कार्यकर्ताओं की बदौलत बांकीपुर और अपने केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से, एनडीए के सहयोग से प्रचंड बहुमत के साथ बांकीपुर विधानसभा जीतेंगे। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार के गया से है, जहां गया स्थित बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान यानी बिपाज में बिहार विधानसभा के सभी विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दीप प्रज्वलित कर किया। बिपाज परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाते हुए बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत राज्य विधानसभा के सभी विधायक और कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य हमारे जनप्रतिनिधियों को संसदीय कार्य प्रणाली से और अधिक सशक्त बनाना है। आज और कल चलने वाले इस कार्यक्रम में विधायकों को विधानसभा की नियमावली, विधायी प्रक्रियाओं और एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से अवगत कराया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञ सदन के सुचारू संचालन, प्रश्नकाल की महत्ता
विधेयक निर्माण की बारीकियों, समिति प्रणाली और समृद्ध संसदीय परंपराओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपना मार्गदर्शन देंगे। इस स्तर का लक्ष्य यही है कि विधायक सदन के भीतर जनता की आवाज को और अधिक प्रभावशाली ढंग से रख सके। इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम को देखते हुए विपाट परिसर और आसपास के पूरे इलाके को सुरक्षा के अवैध घेरे में रखा गया है। जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान खुद संभाली है और यातायात के सुगम संचालन पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी को भी असुविधा न हो। विभिन्न मंत्रियों ने भी इस आयोजन को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मंत्रियों का मानना है कि यह प्रशिक्षण न केवल विधायकों के ज्ञानवर्धन में सहायक होगा बल्कि इससे सदन की कार्यवाही की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। मंत्रियों ने कहा कि समय के साथ संसदीय प्रक्रियाओं में बदलाव और तकनीकी हस्तक्षेप बढ़े हैं। ऐसे में इस तरह की कार्यशालाएं विधायकों को आधुनिक लोकतंत्र की चुनौतियों के लिए तैयार करने में मील का पत्थर साबित होगा। बिहार विधानसभा द्वारा आयोजित यह आयोजन लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस प्रशिक्षण के बाद सदन में विधायकों की भूमिका और संसदीय बहस का स्तर किस प्रकार का रहता है। फिलहाल गया के इस कार्यक्रम पर मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। ये सब लोग आ रहे हैं और जानकारी भी होगा, उपराष्ट्रपति भी आ रहे हैं और उनके शिक्षण होगा, एक दूसरे को बताया जाएगा, रख के काम करना है, विकास करना है, चर्चाएँ होंगी। जो लास्ट टाइम हम जीत के आए थे तब, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक अच्छी पहल है और इससे सीखने के लिए भी हम लोगों को इसका मतलब आगे हम लोग तो सीनियर स्टूडेंट हैं, नए वाले जो होंगे कार्यक्रम है सभी आई नहीं और जो विधायक हैं वो किस तरह से विधानसभा में अपनी करेंगे सारी चीज़ों की ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेंगे। बाकी उपचुनाव लेकर के तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। उम्मीदवार कुछ नहीं है, बाकी उपचुनाव निश्चित रूप से एनडीए का सीट था, एनडीए का सीट है और एनडीए ही जीतेगा। हमारे विधायक यहाँ पर हुए हैं और माननीय उपराष्ट्रपति जी दिल्ली में विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और जितने भी हम लोग के नेता एमएलए हैं सब यहाँ मौजूद रहेंगे और 2 दिवसीय हम लोग का ट्रेनिंग सेशन है जिसमें हम लोग के लिए एक अच्छी बात सिखाई जाएगी, क्या क्या आप लोग का अधिकार है, कैसे आपको क्या क्या सेवा में क्या क्या करना है, कैसे सवाल उठाना है, क्या आपको कैंडिस रखना है। तो इन सारी बातों पर अच्छा एक डिस्कशन यहाँ पर आज होगा जिसको हम लोग को सारे विधायकों को इसका फ़ायदा हम लोग को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले इस समय में यहाँ से जितने भी विधायक सीख के जाएंगे बिहार की उन्नति के लिए, बिहार के प्रोग्रेस के लिए एक अपना अहम योगदान है। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है। आज वीरचंद पटेल पथ स्थित आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन की एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई। इस बैठक में महागठबंधन के सभी प्रमुख घटक दलों के नेता एक साथ नजर आए। बैठक का एजेंडा साफ था, राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाना। तेजस्वी यादव की अगुवाई में हुई इस मीटिंग में बेरोजगारी, बदहाल कानून व्यवस्था और बढ़ती अराजकता को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। महागठबंधन के नेताओं ने एक सुर में कहा कि राज्य में विकास की गति रुक गई है और आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। क्या कुछ कहा महागठबंधन के दिग्गजों ने, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। बैठक में सभी घटक दल के तमाम नेता उपस्थित थे। सब लोगों ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के कमर कसा है। मतदाताओं का रुझान पूर्ण रूपेण महागठबंधन जो राजद के प्रत्याशी हैं रेखा गुप्ता जी उनके पक्ष में है। और मैंने बार बार कहा कि कुछ लोग अगर गमछा बांटें, कुछ लोग अगर टोपी बांटें, पीआर करें, उससे फर्क इस बार पड़ने वाला नहीं है। कितना भी जोड़ लगा लें, उनकी हश्र वही होगा जो पहले हुआ है। इस बार तो महागठबंधन की इतनी मजबूत पकड़ है कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ा, कैंडिडेट बदलना पड़ा और कैंडिडेट बदलने से उनके अब किसी प्रकार की आभा में परिवर्तन आने वाला नहीं है।
बल्कि जिसने बलि दी है अपनी, उन इलाकों में जाके पूछिए, उन वार्डों में जाके पूछिए, वहाँ के लोगों ने ठाना है कि इस बार रेखा गुप्ता को ही चुनाव जिताना है। बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही है, अभी तमाम पेपर लीक हो रहा है उस पर बात नहीं कर रही है, उसी पर बात कर रहे हैं। उसी पर बात हुआ कि सारे मुद्दा लेकर हम लोग बांकीपुर में डोर टू डोर जाएंगे और बहन रेखा गुप्ता के लिए कैंपेन करेंगे कि भाई एकदम जाएंगे। अभी तो प्रक्रिया, अभी तो नॉमिनेशन का डेट है, उसके बाद आएगा। हर हाल में रेखा गुप्ता जी को जिताना है बांकीपुर। इसी समय बैठक हुई, अभी बैठक होने वाली भी अभी है कुछ बंद करके। आपकी वो सीट रही थी, तो क्या चुनौतियां हैं बांकीपुर उस समय की परिस्थिति और अभी में क्या अब हम लोग वर्क में उतरेंगे, सब लोग को मिला जुला के चलेंगे हम लोग, और रेखा जी के हर हाल में जिताने के लिए भरपूर प्रयास रहेगा। महागठबंधन के दलों की बैठक थी, सर इधर भी महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता आज अभी बैठे थे, और जो ये बांकीपुर चुनाव है उस उपचुनाव को कैसे जीता जाए इसके बारे में संपूर्ण चर्चा हुई। एक बेहतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने, बूथ लेवल तक कोऑर्डिनेशन, और एक बेहतर कैसे वोट का मैनेजमेंट हो और कैसे बेहतर प्रचार हो, तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की विजय सुनिश्चित कैसे हो, इस संदर्भ में आज मीटिंग रखी गई थी। इंडिया गठबंधन के सभी नामित नेता, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनीलाल मंडल जी के नेतृत्व में बैठक कर रणनीति बनाई है कि हम इस चुनाव में विजय प्राप्त कैसे करेंगे, रेखा गुप्ता जी को कैसे जिताएंगे। चूंकि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पे वोट मांगा गया था और नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने बंधक बनाकर उन्हें दिल्ली भेज दिया और जबरन इस सत्ता को हथियाया है, जिससे जनता में काफी नाराजगी है। इन दिनों जिस प्रकार से फर्जी इनकाउंटर का खेल खेला जा रहा है, पेपर लीक का मामला है, ऋषु श्री के भ्रष्टाचार के मामले हैं, उन सबको देखते हुए जनता का झुकाव इंडिया गठबंधन की ओर है। आज की मुख्य खबर पटना से आ रही है, जहां कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर निर्माण और उससे जुड़े ट्रस्ट पर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। प्रयागराज से कांग्रेस के सांसद उज्जवल रमन सिंह आज पटना स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद रहे। सांसद उज्जवल रमन सिंह ने केंद्र सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट पर सीधा हमला बोलते हुए इसे आस्था के साथ बड़ा विश्वासघात करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर करोड़ों भक्तों ने जो दान दिया था, उसमें बड़े पैमाने पर हेराफेरी और बंदरबाट की गई है। सांसद ने सवाल उठाया कि जब मंदिर का निर्माण और ट्रस्ट का गठन देश के प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ, तो फिर इसमें हुई कथित अनियमितताओं पर प्रधानमंत्री अब तक मौन क्यों है। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि अयोध्या में ट्रस्ट के नाम पर जमीन की खरीद में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ और बेहद सस्ती जमीनें महंगे दामों पर मंदिर ट्रस्ट को बेची गई। उन्होंने सीधे तौर पर चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की और कहा कि केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि पूरे ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। उज्जवल रमन सिंह ने कहा कि भाजपा ने राम मंदिर के मुद्दे का इस्तेमाल केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए किया है, जबकि सच्चाई यह है कि मंदिर के नाम पर भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए इस गंभीर आरोपों पर भाजपा और राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आती है। फिलहाल देखिए कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह का ये पूरा बयान। देखिए, हम जनता की अदालत में जा रहे हैं और जनता की अदालत को हम सबसे बड़ा मानते हैं। इस देश के लिए अगर जनता की अदालत है तो उनसे बड़ा कुछ नहीं।
इसलिए हम जनता के अदालत में इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और सरकार को ये काम करना है, ये सरकार को करना है। अगर सरकार अपनी विश्वसनीयता स्थापित करना चाहती है, अगर बचाए रखना चाहती है तो वो जाएगी। हम तो जनता की अदालत में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे और जनता को जगाने का प्रयास करेंगे कि जिस विश्वास के साथ आपने उत्तर प्रदेश में कई बार सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनाई, यही मुद्दा था। हम लोग राजनीति में 22 साल से मजबूत हूँ, लंबे समय से जो है मैं सुनता चला आ रहा हूँ इसी मुद्दे पर, और देश में भी उन्होंने इसी मुद्दे पर माहौल बनाया। लेकिन आज क्या हुआ? आज जो हुआ है कहीं ना कहीं दुख और पीड़ा है, वो दुख और पीड़ा हम व्यक्त कर रहे हैं और जनता को निश्चित तौर पर इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने का हम पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मुद्दे को भटकाना हो तो उनकी बात की जाए। हम तो अपने विषय की बात कर रहे हैं, न हम कभी विरोध में थे, न है और न आगे रहेंगे। लेकिन चोरी हुई, कितने हजार करोड़ की चोरी हुई और जिन्होंने चोरी की वो कब जेल जाएंगे, जनता ये पूछ रही है। और जो घटना घटी राम मंदिर सूरत बदलने के आप प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपको नजरबंद कर दिया गया। तो उसके बाद जो कार्रवाई हुई आपके स्तर से, वो उसकी क्या जानकारी? देखिए, हम लोग जिस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, समय सामान्य रूप से हम लोग दर्शन के अभिलाषी थे और सरकार के कृत्य कहीं न कहीं असंवैधानिक, कहीं न कहीं कानून के परे। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसका बुलडोजर, उसकी नजरबंदी कहाँ चलती है? गरीब और डेरिंग व्यक्ति पर, जो आदमी कानून का। आज उन लोगों के घर क्यों नहीं गिराए जा रहे? आज उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जो लोग इस कृत्य में लिप्त थे? कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ, वो इसलिए परेशान है कि सांसदों को नजरबंद कर दिया जाए कि रामलला का दर्शन। मैंने तो पूछा था प्रेस के माध्यम से साथियों में कि अब सावन का महीना आएगा, आप कहेंगे कि आप रुद्राभिषेक नहीं करेंगे, महावीर मंदिर है पटना में, आप कहेंगे कि आप महादर्शन नहीं करेंगे। कहीं कांग्रेस के लोगों के लिए ये प्रतिबंध हो तो वो मेरे ऊपर भी लागू है। लेकिन सरकार के लोग इस तरीके के रवैये से, तानाशाही के जो उनका एक स्वभाव है, उसके नाते इस तरीके की कार्रवाई करते हैं। लेकिन हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और कहीं न कहीं इसका पर्दाफाश उजागर करने का काम करेंगे जो कृत्य राम मंदिर के ट्रस्टियों के द्वारा किया गया है। सर, एक सवाल है, दक्षिण तक हर मंदिरों में लगभग चला है, वाराणसी में भी 2023 में राम मंदिर पे आप लोग बहुत ज्यादा इसलिए तो नहीं है कि भाजपा की दूसरी है, नरेंद्र मोदी का नाम दिया हुआ है, बाकी मंदिरों पे आप लोग सवाल खड़े नहीं सोचना करते। देखिए, जो राम मंदिर है और जो आस्था और विश्वास हमारा आपका है, भगवान राम हम लोगों के आराध्य देव हैं, तो इसलिए उस आस्था और विश्वास पर चोट लगी, इसलिए हम उन मुद्दों को ज्यादा आपके बीच रख रहे हैं। और निश्चित तौर से ये बड़ा मुद्दा है, आज के दिन देश की एक बड़ा मुद्दा है और इसके निष्पक्ष रूप से कैसे लोगों का विश्वास, आज देखिए लगातार मीडिया की रिपोर्टें आ रही हैं कि लोगों का विश्वास जब से ये घटना प्रकाश में आई, निश्चित तौर से लोगों का जाना, लोगों का जिस तरीके से अपना प्रेम और लगाव भगवान राम के प्रति था, जो अर्पण करना, वो लगातार कमी आई। तो इसका कारण क्या है? कहीं न कहीं मन में लोगों के शंका है, विश्वास में कमी आई, उसी को हम आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच इस मुद्दे को ले जा रहे हैं। क्या लगता है कि अब इस पूरे मसले को बनानी चाहिए, क्या बैठक करनी चाहिए? देखिए, हम सिर्फ राम मंदिर की बात करें तो देखिए श्रेय किसने किया? अगर धर्माचार्यों से उसका वो किया गया होता, शंकराचार्य अगर गए होते, हमारे सारे शंकराचार्य अगर मौजूद रहे होते जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, और शंकराचार्य लोग कह रहे हैं कि अभी भी मंदिर अपूर्ण है, ये उपासना का स्थल होना चाहिए। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी उपासना का स्थल
फल है। और ये हम नहीं, शंकराचार्य लोग इस बात को लगातार उठा रहे हैं, तो हमको खुशी होती है, क्योंकि ये विषय धर्म से जुड़ा है और धर्म के हमारे सबसे बड़े अगर जो कहें तो शंकराचार्य होते हैं, हमारे गुरु कहें, हमारे शीर्ष पर बैठे हुए लोग कहें। और अगर प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में इस काम को करवाए तो निश्चित तौर से जवाबदेही उनके या जो संगठन के लोग उनके हैं उनकी है। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई कहाँ हो रही है? FIR कहाँ हो रही है? लोग जेल कहाँ जा रहे हैं? जेल कौन जा रहा है? छोटा कर्मचारी? क्या आपके मन में ये सवाल नहीं है? जनता के मन में ये सवाल है। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, जनता के मन में सवाल है कि छोटे कर्मचारियों से काम कहीं न कहीं इसके तार बहुत ऊपर के स्तर पर हैं, तो हम चाहेंगे इसकी जांच होकर जिस स्तर पर इसके तार गए हो वो उजागर हो। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC की लचर कार्य प्रणाली और लंबित परीक्षाओं के विरोध में राज्य के लाखों छात्र अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। छात्र नेता सौरभ कुमार ने ऐलान किया है कि 13 जुलाई तक का अल्टीमेटम खत्म होते ही 14 जुलाई की सुबह 10 बजे छात्र बिहार SSC दफ्तर का घेराव करेंगे। यह विरोध प्रदर्शन CGL फॉर 10+2 इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती और BSO यानी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी की बहाली में हो रही अत्यधिक देरी के खिलाफ किया जा रहा है। बिहार SSC की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए छात्र नेताओं का कहना है कि इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती का विज्ञापन 2023 में आया था, जिसके बाद से अब तक परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी है। इसके अलावा 1883 पदों पर होने वाली CGL फॉर की बहाली और 682 पदों वाली BSO बहाली के लिए भी अभी तक कोई स्पष्ट अधिसूचना जारी नहीं की गई है। लगभग 50 लाख अभ्यर्थी इन परीक्षाओं के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि आयोग न तो परीक्षा की तारीखें घोषित कर रहा है और न ही प्रक्रिया में पारदर्शिता बरत रहा है, जिससे उनकी मेहनत और समय दोनों बर्बाद हो रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने बिहार SSC के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और धांधली में लिप्त होने का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि वे किसी भी सूरत में परीक्षाओं के पेपर लीक या सीट बेचने की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। घेराव के दौरान छात्र केवल परीक्षाओं के आयोजन की मांग नहीं करेंगे, बल्कि संविदा कर्मियों को दिए जाने वाले विशेष वेटेज को हटाने की भी पुरजोर मांग करेंगे। छात्र नेताओं ने प्रदेश के सभी कोचिंग संस्थानों और शिक्षकों से इस महाआंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने और छात्रों को जागरूक करने की अपील की है। अब देखना यह होगा कि क्या इस अल्टीमेटम के बाद आयोग कोई ठोस कदम उठाता है या 14 जुलाई को राजधानी पटना में एक बड़ा जनाक्रोश देखने को मिलेगा। इस पर हमारी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। आखिर न्यूज़ 24 पर नजर, हर खबर पर। दो महत्वपूर्ण बहाली खासकर SSC द्वारा 26,426 की इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा बहाली और दूसरा 1883 के 4th CGL यानी चतुर्थ स्तरीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा। इन दोनों बहालियों को लेकर आप जानते हैं कि लगातार बैठक हुई और बैठक के बाद SSC के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने तय किया कि आगामी जो 14 जुलाई है, अगर 14 जुलाई तक SSC की तरफ से बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कोई भी उचित फैसला नहीं किया जाता है तो 14 जुलाई के दिन SSC ऑफिस का घेराव किया जाएगा और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा वहां तालेबंदी का काम होगा। साथियों, पूरी तरीके से प्रचार प्रसार का काम चल रहा है। अलग अलग कोचिंग संस्थान, जो स्टूडेंट के जो हब हैं, लाइब्रेरी, अलग अलग पॉइंट्स जहां वह तैयारी करते हैं, वहां अभ्यर्थियों का एक दल पहुंचकर उनसे राय मशवरा ले रहा है, उनको जागरूक कर रहा है कि SSC के इस आंदोलन में आपको हिस्सा लेना है। बहुत ही विडम्बना है कि जिस प्रकार से लगातार बार बार छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया, एक बार नहीं, मुझे लगता है कि 10 बार से ज़्यादा बार पोर्टल खोलकर आवेदन लिए गए। इसके बाबत भी अभी तक सरकार के तरफ से, आयोग की तरफ से कोई भी विशेष पहल नहीं की गई है। बार बार परीक्षा कराने को लेकर आवेदन लिए गए और पदों की संख्या 12,000 से बढ़कर अब 26,000 के आसपास हो गई है। पूरी तरीके से CGL 4 की भी बहाली का वही मुद्दा है, जिसमें 1883 पद की बहाली है और दोनों बहालियों को लेकर
बड़ी संख्या में, उसकी संख्या लगभग 50 लाख के आसपास है, अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा था और अभी तक इस मामले पर कोई भी संज्ञानता नहीं ली गई है। एक तरफ से बहाली की प्रक्रिया बंद है, और दूसरे तरीके से बात की जाए तो संविदा कर्मी का मुद्दा जो इस राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है। एक तरफ से आप जानते हैं कि वेटेज देना है। जो संविदा कर्मी तमाम विभागों में काम करते हैं उनको 1 साल में 5% और 5 वर्षों में 25% के विशेष अंक यानी 133 अंकों का विशेष लाभ देकर उनको बहाली की प्रक्रिया में लाना है। इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी जो है पहले से भुक्तभोगी हैं। हम लोगों द्वारा लगातार प्रोटेस्ट भी किया गया था 29 दिसंबर को विश्वविद्यालय भवन के पास, और इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों के साथ रीयूज पॉलिसी, उस पॉलिसी को सरकार ने हटाने का फैसला किया। इसके बाबत भी सारा मामला जो है अभी कोर्ट कचहरी में लंबित है। सरकार के तरफ से संविदा कर्मियों को जिस प्रकार से लाभ दिया जाता है, लाभ देने का प्रावधान इंगित किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो मेरिटधारी है, जो मेरिट के दम पर नौकरी पाना चाहते हैं और फ्रेश कैंडिडेट हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। 50 लाख अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आखिर कब करेगी आयोग? आपको याद होगा कि इंटरमीडिएट की पहली बहाली जो एसएससी की थी उसमें भी लगभग पेपर लीक की बात सामने आई थी। 14 में बहाली हुई और 16 में जब पहली परीक्षा हुई तो पेपर लीक की खबर सामने आई थी, और पेपर लीक के बाद सैकड़ों लोग जेल गए थे। चेयरमैन सुधीर कुमार जो IAS अधिकारी रहे हैं और सचिव परमेश्वराम दोनों सहित सैकड़ों लोग जेल गए, और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि बहाली प्रक्रिया पूरी होते होते लगभग 8 साल बीत गए, और आज पुनः उसी धरने पर स्थिति चल रही है। जिस आयोग का जो अध्यक्ष है वो कार्यभार के रूप में चल रहा है। आपको याद होगा कि पहले जो राज्य के पूर्व DGP आलोक राजन को कार्यभार दिया गया था, फुल फ्लेज में काम करने का मौका मिला था, और मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन के बाद वो जो है SSC के चेयरमैन से इस्तीफा देकर चले गए। तो बहुत विडंबना है कि आखिर कैसे ये बहाली पूरी होगी। अभी तक टेंडर का काम चल रहा है कि ऑफलाइन मोड में होगी, ऑनलाइन मोड में होगी, कैसे परीक्षा होगी, पूरी प्रक्रिया बंद। इस तरह की चीज़ों पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी नाराज हैं, और 50 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य अधर में है। इसलिए 13 जुलाई तक लास्ट अल्टीमेटम है। अगर 13 जुलाई तक सारी चीज़ें नहीं होती है तो निश्चित रूप से 14 जुलाई को तालेबंदी का काम होगा। जब आपको परीक्षा ही नहीं करानी है तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहाँ मौजूद होंगे, और वो उन्होंने BSSC के ऑफिस में ताला लगाकर वहीं पर बैठने का काम करेंगे। साथियों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। आंखें न्यूज़ 24 पर, नजर हर खबर पर।